Good morning, beta. Hope you all will be okay. And today we are going to start our chapter Unit and Measurements. Next topic, that is application of dimensional analysis. आज हम डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उससे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डायमेंशंस और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स up to which fundamental quantities can be raised to represent any physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या यूनिट्स हैं, उनकी कितनी पावर हम रेज अप कर सकते हैं, उसी को हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कहेंगे। और उसके बाद फिर हमने स्टडी किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस आप कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि जो भी आपको गिवन इक्वेशन है, अगर वो ट्रू है इक्वेशन आपकी, तो उसकी हर एक टर्म का डायमेंशन है वो सेम होता है। आपकी इक्वेशन इक्वल टू की टर्म में कैसे हो सकती है? जैसे आप कहते हैं ना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपके s का जो डायमेंशन होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का, वही डायमेंशन यू टी का भी होगा और प्लस का साइन है बीच में हाफ ए टी स्क्वायर, तो वही डायमेंशन आपके हाफ ए टी स्क्वायर का भी होगा। और इसके काफ़ी एग्जांपल लेके हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं और फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी क्या होगी? चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन। कोई इक्वेशन या रिलेशन आपको गिवन है और उसके बारे में पूछ लिया जाए कि चेक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इज इट राइट और रॉन्ग। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में देखा कि आपके डायमेंशंस हैं वो दोनों तरफ सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन होंगे वही राइट हैंड साइड में भी हैं, और अगर सेम आ रहे हैं इट मीन्स गिवन इक्वेशन इज ट्रू, और सेम नहीं आ रही तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन है वो फॉल्स है, वो रॉन्ग है, राइट नहीं है। चलिए, तो फर्स्ट है चेकिंग द करेक्टनेस। चेकिंग द करेक्टनेस, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम चेक कर पाएंगे कि गिवन इक्वेशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। देखिए हम कैसे करेंगे। कोई भी गिवन इक्वेशन है, अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे, क्या था? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वैसे आपने पढ़ी है 9th में भी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आपको वैसे पता है ट्रू है, बट हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से देखते हैं कैसे होगा। तो अगर हमें एक्सप्लेन करना है वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशनल वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। और आपको पता है ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑन द बोथ हैंड साइड्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी सेम होने चाहिए। तो देखिए हम करते हैं डायमेंशंस ऑफ s शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब हम डायमेंशंस लिखते हैं। देखिए डायमेंशन ऑफ s क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l1 t0 होगा। अब डायमेंशंस ऑफ यू टी आपको पता है, u किसे रिप्रेजेंट करता है? बताया यहाँ इनिशियल वेलोसिटी को। u आपकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेलोसिटी एक्चुअली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कह रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? l बाय t मींस ये बन जाएगा m0 l1 t माइनस 1, क्योंकि t अपवार्ड जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका t है, इसके साथ हम t लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं u का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस 1, ये आपके वेलोसिटी का भी होता है, इनटू में टाइम है तो इसके लिए आ जाएगा t1 प्लस में हाफ है। अब हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो कोई इंटीजर हो, रियल नंबर हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, जैसा भी नंबर होगा, ये आपके कैसे कांस्टेंट होते हैं? डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। तो इनके लिए आपको कोई भी डायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। इनका डायमेंशन होता है m0 l0 t0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपकी a, एंड a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? आपका वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन l1 t माइनस 1 है, टाइम का t1 है। अब t1 अपवार्ड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम यहाँ पुट कर देंगे, इसमें क्या आ जाएगा L1 t माइनस 2, ये L1 है और ये L है। अब क्या हम इसे 1 मिनट बेटा L1 t माइनस 2, ये L1 नहीं यहाँ पर था, इनटू में t1 था और t1 इसके साथ है ut, ये आपके u के लिए, ये आपके t के लिए और ये आपके a के लिए, और इसके साथ हमें क्या पुट करना है t स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, तो हम इसको क्या कहेंगे t2। ठीक है, अभी इसे रीअरेंज करते हैं, यहाँ तो आपका यही चलेगा m0 L1 t0। यहाँ देखिए m0 L1 ये t1 है और ये t क्या है माइनस 1, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो t का भी क्या बन जाएगा 0 प्लस में। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट बंद, अब यहाँ देखिए m है ही नहीं, हम m0 लिख सकते हैं, L1 है और t अगेन t की पावर -2 और t की पावर +2, तो अगेन t रेज़ टू पावर क्या होगा आपका 0 होगा। कंपेयर करेंगे, यहाँ है आपका m0 L1 t0 और यहाँ है आपका m0, ऐड अगर हम कर रहे हैं तो m0 L1 t0 m0 L1 t0, तो आपका मेन क्या है m0 L1 t0। डायमेंशंस तो यही है, 2 टाइम्स है तो आप यहाँ 2 कह सकते हो। हमें तो क्या देखना है कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, सो वी कैन से दैट द गिवन इक्वेशन इज राइट, ये आपकी करेक्ट है गिवन इक्वेशन। तो ऐसे ही हम कुछ एक दो एग्जांपल्स और ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेदर द गिवन रिलेशन इज राइट और रॉन्ग। चलिए, तो नेक्स्ट रिलेशन आपको गिवन हो सकता है, नेक्स्ट रिलेशन आपको गिवन हो सकता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अच्छे से पता है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², बट मैं हाफ mv² कंसीडर नहीं कर रही, हम कंसीडर करेंगे 3mv², वेदर इज इट करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो देखिए कि डायमेंशंस ऑफ, अगर ये करेक्ट है तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों तरफ के डायमेंशंस सेम होने चाहिए। यहाँ हम पुट करेंगे डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होने चाहिए डायमेंशंस ऑफ mv²। क्यों? क्योंकि 3 है वो तो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपेयर करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम वर्क के इक्वल भी कह सकते हैं। डायमेंशन आपको याद होगा क्या है, m1 L2 t-2, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वर्क के इक्वल है, वर्क क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन फोर्स के लिए m1 L1 t-1 इनटू में t-2 इनटू में डिस्प्लेसमेंट L1 बन जाएगा m1 L2 t-2, और वर्क का होगा वही एनर्जी का भी होगा। ठीक है, फोर्स के लिए अगर याद है तो अच्छा है m1 L1 t-2, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और आप याद कर लीजिए। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, मास के लिए हम m1 कहेंगे और एक्सेलरेशन L1 t-2 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करेंगे इसके लिए m1 L2 t-2 equals to dimensions of m and v², m4 मास, m1 आ जाएगा, v यानी कि इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का L1 t-1 होता है और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो आप क्या करेंगे ये m1 L2 t-2 और यहाँ m1, अब इसका स्क्वायर है तो L2 बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा t-2 बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन, सो वी कैन से दैट डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट प्रेजेंट है ना उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन होता नहीं। यहाँ 1/2 होता तो भी यही आंसर आता, 3 है तब भी यही आंसर है, कोई और वैल्यू है जो कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यहाँ 4, 5, 6, 10, 100, 200 जितना भी, या आप ये कह सकते हैं 5/2 आ जाए, 9/7 आ जाए, मीन्स किसी भी तरह की वैल्यू आ जाएगी तो भी आपका सेम प्रोसेस चलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है या इसकी एप्लीकेशंस हैं ये हमें करेक्टनेस बताएंगी, लेकिन सिर्फ किस आधार पर, उसके डायमेंशंस के आधार पर कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन वैल्यू है वो एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं वो ये नहीं बता सकती। तो आप ये कह सकते हैं दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिमिटेशन हो गई डायमेंशनल एनालिसिस की कि ये जो आपकी इक्वेशन में प्रेजेंट कोई कांस्टेंट है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वो सही है या गलत है वो नहीं बता पाएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन और हम ड्राइव करके देखें। देखिए आपको गिवन है, हाँ हम देख लेते हैं। गिवन है h इक्वल्स टू r रो g by 2s cos of theta. Check whether it is right or wrong. आपको चेक करना है ये राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि ये इक्वेशन हमने देखी ही नहीं है ना। तो इस तरह की इक्वेशंस हम आगे स्टडी करने वाले हैं, लेकिन अभी आपको पता लगा नहीं ये सही है या गलत है। ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और हमें अभी तक सिर्फ कितनी नॉलेज है उसके डायमेंशंस की नॉलेज है। डायमेंशंस पता होने से हम बता पाएंगे इट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ गिवन है द इक्वेशन इज h इक्वल्स टू r रो g by 2s cos of theta, और इनके डायमेंशंस के बारे में जो गिवन है वो देखिए। इसने कहा है h है वो हाइट है, ठीक है। ट्यूब में जब लिक्विड राइज या डाउन जाएगा तो उस वक्त उस ट्यूब में कितनी हाइट उसकी हो रही है अप या डाउन, वो हाइट को बताएगा। r है वो आप रेडियस ऑफ द ट्यूब कह सकते हैं, गिवन है r रेडियस है। रो है वो डेंसिटी है, ये भी गिवन है हमें। g है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। 2 आपको पता है कांस्टेंट है। s है वो सरफेस टेंशन है, आपने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा और आप फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। और cos ऑफ थीटा आपको पता है, cos ऑफ थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इंफॉर्मेशन है और आपको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन, कॉस, टेंजेंट, इनके साथ एंगल होता है, साइन एक्स कोस एक्स कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं। तो ये टाइप से साइड्स का रेशियो होते हैं, है ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोस है तो बेस बाय हाइपोटेनियस, टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपके जो एंगल्स होते हैं ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अगर इनका सेम के साथ सेम का रेशियो है, मान लीजिए cos ऑफ थीटा ही है, cos ऑफ थीटा को आप कहेंगे बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस भी एक टाइप का क्या है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ना, तो इसे आप क्या कहेंगे बेस, इसे आप क्या कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसे क्या कहेंगे हाइपोटेनियस। तो बेस एक डिस्टेंस है, हाइपोटेनियस भी एक डिस्टेंस है, तो आप इसे l बाय l कह सकते हैं, कैंसिल होगा तो ये बन गया m0 l0 t0। तो cos थीटा हो, टेंजेंट थीटा हो, साइन थीटा हो, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन हो, ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल होता है ये क्या है, आपके डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, इनका कोई डायमेंशन नहीं। तो cos का आपको पता चल गया, ठीक है। cos को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ s था, cos क्या है m0 l0 t0। cos चाहे थीटा की जाए यहाँ ये 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी कहता, आपको पता ही है cos 30 की वैल्यू आप क्या कहेंगे, है ना। cos 45 की क्या होगी, तो सभी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसके डायमेंशन नहीं होते, कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब है आपकी सरफेस टेंशन, तो आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, वैसे आप आगे पढ़ने वाले हैं। सरफेस टेंशन इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन है, वैल्यू तो आपको अच्छे से पता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आप पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें तो सिर्फ डायमेंशंस चाहिए, तो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि एक्सीलरेशन है तो डायमेंशन कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। इसके बाद है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डायमेंशन हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। रेडियस क्या है, टाइप से डिस्टेंस ही होगा, इसका डायमेंशन भी करेंगे और इसका भी डायमेंशन हम कर पाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग कैलकुलेट करना। सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए किसके इक्वल, ये डायमेंशन ऑफ
राइट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए। चलिए, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, क्या है, h। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, L1। आप चाहें तो इसे M0 L1 T0 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड द क्वांटिटी, तो अब जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड में उसमें फर्स्ट कौन है, r क्या था आपके पास, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा बेटा, L1, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी थी आपकी डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है मास के लिए हम लिखेंगे m1, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे L3, तो हम यहाँ लिखेंगे m1 बाय L3, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा L1 t-2, एक्सीलरेशन का ये होता है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे L1 t-2। अब हम नीचे आएंगे, 2 कांस्टेंट, आपको पता है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, डायमेंशन नहीं है। इसके बाद हम आएंगे S सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का आप लोगों को याद हो गया होगा, क्या होता है, m1 L1 t-2 और L क्या होगा आपका L1, ठीक है। अब आप इसको यहाँ लिख रहे हैं, उससे पहले आप L से L को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास कंक्लूजन क्या आ जाएगा, m1 L0 t-2, यहाँ पुट कर देंगे हम m1 L0 t-2। अब है cos ऑफ थीटा को भी हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन यहाँ पुट करने की जरूरत हमें नहीं है। चलिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटली m को। ऊपर आपका m कितना है, 1, नीचे आपका m कितना है, 1, मीन्स m से m कैंसिल हो जाएगा। अब हम l पर आए तो हम m की पावर, ठीक है बेटा, तो m की पावर हमने कैलकुलेट कर ली है, m⁻⁴। अब हम आते हैं l पर। देखिए l की पावर 1 और l⁻⁴ दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगी, तो अपवर्ड आपकी l⁻² हो गई है और डाउनवर्ड l⁻³ है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 अपवर्ड जाएगा तो माइनस बनेगा, तो आप कह सकते हैं l⁻² -3। अब हम आ जाते हैं t पर, क्योंकि l की यहाँ पे थी लेकिन l की पावर क्या है, 0, तो टोटल यही रहेगी। t पर आएंगे, t⁻² एंड t⁻² अगेन एक दूसरे को क्या करेंगे, ये कैंसिल, क्योंकि अपवर्ड जाएगा तो +2 बनेगा और t⁻² क्या बन जाएगी, 0। तो टोटली ये क्या आ जाएगा आपका m0 L-1 t0। तो राइट हैंड साइड में ये डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या डायमेंशन चल रहा है, m0 L1 t0। तो आप देखिए मास और टाइम का डायमेंशन दोनों ही तरफ नहीं है, लेकिन डिस्टेंस का डायमेंशन प्रेजेंट है बट डिफरेंट है। यहाँ डिस्टेंस l की पावर 1 है और यहाँ क्या है, -1 है, मीन्स क्वांटिटी तो सेम यूज हो रही है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशनली आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, इनकरेक्ट, आपकी ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। चलिए, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप इसे करेक्ट कर सकते हैं अगर ये रॉन्ग है तो। अब देखिए, अगर रॉन्ग है, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, पलट दूं, अगर पलट देंगे तो 0 ही रहेगा, लेकिन l की पावर जो -1 है वो क्या बन जाएगी, l⁻1 बन जाएगी, और उस वक्त आपके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल हो जाएंगे और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट। तो पलट देने पर आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है, h = 2s cos ऑफ थीटा बाय r/g, ये आपकी करेक्ट इक्वेशन होगी। आप चाहें तो इसे एक बार ड्राइव करके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अलग अलग टर्म के डायमेंशंस अच्छे से पता है। ड्राइव करके देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो ऐसे करके हम किसी भी इक्वेशंस की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं अगर हमें दोनों ही तरफ के डायमेंशंस का पता है तो इजीली। तो चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर। अभी आपने क्या सीखा है, चेकिंग द करेक्टनेस। अब हम सीखेंगे कन्वर्जन, कन्वर्ट करना सीखेंगे। सेकेंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट
दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे सेम क्वांटिटी का। ऐसा नहीं है कि हम लेंथ की यूनिट को वॉल्यूम की यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे या वेट की मास की यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। तो आपको ये तो पता ही है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर और यूनिट से। जैसे लेंथ ही आपको कहना है 5 मीटर, 5 मीटर है तो इसमें 5 क्या है, कोई नंबर है, कोई आपका ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है, और साथ में जो u है वो यूनिट है बताएगी। आप 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं या नहीं। मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 100 में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, 100 से मल्टीप्लाई करके। यही हम सीखने वाले हैं। और आपको पता है वैल्यूज दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं उस वक्त आपका नंबर भी चेंज हो जाता है और आपकी यूनिट भी चेंज हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये नंबर ये यूनिट, ऐसे ही ये भी नंबर ये भी यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि n1u1 है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, n2u2 के। और एक खास बात आप देखिएगा, इन दोनों में से जिसका नंबर लार्ज होगा उसकी यूनिट स्मॉल होगी और जिसका नंबर स्मॉल होगा उसकी यूनिट लार्ज होगी। देखते हैं नंबर लार्ज इन दोनों में कौन है, 500। मीन्स 500 जो वैल्यू है वो ज्यादा है किसकी बजाय, 5 की बजाय। बट आप यूनिट को देखिए फिर, 500 के साथ जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर, और 5 के साथ जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो आपको पता है सेंटीमीटर इज स्मॉलर देन मीटर। तो यही कॉम्बिनेशन होता है, नंबर लार्जर होगा तो यूनिट स्मॉल होगी और नंबर स्मॉल होगा तो यूनिट लार्ज होगी। तो आप ऐसे ही किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे अभी। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर आपको फर्स्ट सेकेंड यूनिट और उसकी वैल्यू गिवन है और फर्स्ट पूछ लिया कितना आएगा, तो आप क्या कह सकते हो, इसको n2u2 by u1 कहा जा सकता है। या फर्स्ट की वैल्यू आपको गिवन है और सेकेंड की निकालनी है तो आप n2 को क्या कहेंगे, n1u1 by u2। तो वो डिपेंड करेगा आपसे, n1 गिवन है, n2 पूछा है, या n2 गिवन है और n1 पूछा है। n1 पूछा है तो क्या आ जाएगा, n2 into u2 by u1, और अगर n2 पूछा है आपसे तो क्या आ जाएगा, n1 into u1 by u2। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एक टाइप यूनिट को दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम ले लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। जैसे फोर्स की यूनिट अच्छे से फैमिलियर है आप सभी, तो द यूनिट SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, SI यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता भी होगा क्या है आपके SI यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। सिंबल क्या है, कैपिटल N, है ना। तो ये कहता है द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड कन्वर्ट, इसे आप कन्वर्ट कीजिए इनटू CGS यूनिट, इनटू CGS यूनिट। मींस SI को CGS में कन्वर्ट कीजिए और जो CGS यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या होती है, डाइन। मींस वी हैव टू कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन, हमें न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं एज वी नो 1 न्यूटन को, अब हम इसकी यूनिट को एक्सपेंड करके लिखेंगे ना डायमेंशंस में, क्योंकि हमें किसकी मदद से कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो हमें इसकी मदद से कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो 1 न्यूटन है, हमें पता है 1 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही हमें डाइन का भी पता है कि 1 डाइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डाइन क्या होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि SI यूनिट में मास को किलोग्राम, डिस्टेंस को हम मीटर, टाइम को सेकंड लेंगे, वैसे ही CGS सिस्टम में हम मास को ग्राम में लेंगे, डिस्टेंस को सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड में ही लेते हैं। तो अभी हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में, कि डाइन कितने होंगे। तो ये जो 1 न्यूटन है या ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, n1u1, और हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। तो u2 तो हमारी क्या हो गई, डाइन हो गई, लेकिन हमें नहीं पता कि 1 न्यूटन में हाउ मेनी डाइन्स, कितने डाइन्स होंगे। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, n2 कैलकुलेट करना है।
न्यू आपको पता चल गया N1 U1, N1 क्या है 1 है, U1 क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद ले रहे हैं तो हम U1 को डायमेंशंस में लिखेंगे। इसके बाद N2 हमें कैलकुलेट करना है कि कितने होंगे और ये क्या आ जाएगा आपका U2 कहाँ से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब यहाँ देखिए आपके किलोग्राम है, किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं M1, आपका मीटर है, मीटर को हम क्या लिख सकते हैं L1, टाइम सेकंड की पावर -2 है तो हम इसे लिखेंगे T⁻²। सिमिलरली आप डाइन में भी देख सकते हैं, ग्राम है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मास को, आपका पावर 1, आपका जो सेंटीमीटर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को L⁻1 अगेन, और सेकंड है सेकंड की पावर -2 तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है T⁻²। बट आपको पता है न्यूटन और डाइन दो अलग अलग यूनिट हैं तो हम डायमेंशन सिंबल को भी हम अलग अलग रख सकते हैं। हम इसे M1, L1 और T1 कह सकते हैं, M1 की पावर 1, L1 की पावर 1 और T1 की पावर -2, और इसे हम M2, L2 और T2 क्योंकि ये सेकंड टाइप की यूनिट हो जाएगी तो इसके डायमेंशंस को हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, M2, L2, T2 जो पावर होगी वो ये रहेगी। ठीक है, अब हमें N2 कैलकुलेट करना है और N2 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था N2 = N1 U1 by U2। कैलकुलेट करें जरा, N2 = N1 कितना है तो N1 आपकी वैल्यू 1 न्यूटन थी ना तो N1 तो क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा। U1 क्या है ये रही आपकी पावर, ये U1 है तो आप क्या कह सकते हो इसे M1 की पावर 1 L इंटू में L1 की पावर 1 इंटू T1 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, अब आपको किससे करना है U2 से डिवाइड, और U2 क्या है ये है आपकी U2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यूज रख देंगे M2 की पावर 1 इंटू L2 की पावर 1 इंटू T2 की पावर -2। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां लिखते हैं यहां शायद आप सबको दिखाई दे जाएगा, आपके पास आ गया है M2 = 1 इंटू, हम MM को एक साथ LL को एक साथ और TT को एक साथ ट्रीट कर सकते हैं तो हम इसे कह सकते हैं M1 by M2 की पावर 1 इंटू L1 by L2 की पावर 1, क्योंकि पावर इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, पावर सेम है तो हम उसे नीचे ऊपर नीचे लिख सकते हैं ना, और इंटू में आपका T1 by T2 की पावर, इनकी पावर भी सेम है लेकिन पावर कितनी है -2 है तो हम यहाँ इसकी पावर क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं। चलिए अब हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, आपका जो ये M1 था ये किसके इक्वल था किलोग्राम के, L1 था वो किसके इक्वल था मीटर, और T1 था वो सेकंड के इक्वल था पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं N2 = 1 इंटू M1 है आपका किलोग्राम, M2 है आपका ग्राम और पावर है 1 इंटू में L1 है आपका मीटर, L2 है आपका सेंटीमीटर, पावर है इनकी 1 इंटू T1 है आपका सेकंड और T2 भी आपका है सेकंड और पावर है इसकी -2। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करें तो आप देखिए किलोग्राम है और ग्राम है तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही सेंटीमीटर और मीटर है तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, या हम चाहें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सेकंड है और ये नीचे भी सेकंड है तो ये तो सेम क्वांटिटी से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो आपका N2 आ जाएगा 1 इंटू किलोग्राम को आप कह सकते हैं 10⁻³ ग्राम बाय ग्राम की पावर 1, ऐसे ही मीटर को आप कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं ना 1 मीटर में तो 10⁻² सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर ⁻1, और सिमिलरली आपके सेकंड बाय सेकंड है तो आप इसे भी सेकंड बाय सेकंड की पावर -2 करेंगे। ठीक है, आप ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर सकते हैं, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कैंसिल कर सकते हैं और सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा N2 = ये तो 1 था इंटू कैंसिल होने के बाद 10⁻³ है उसकी पावर
आप ओनली से क्या लिखेंगे 10⁻3, ठीक है। ये देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ से सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को कैंसिल किया तो 10⁻2, सेकंड से सेकंड कैंसिल, क्या बचा 1 बचा, और 1 की पावर -2, तो 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है आपका 1 ही होता है, ठीक है। तो आपकी ये क्या आ जाएगी 10⁻, टोटल जब हम 10 की पावर निकालेंगे तो आपकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, और n2 आपका क्या आ जाएगा 10⁵, मीन्स n2 की वैल्यू 10⁵ है। आपने पढ़ा था n1 इक्वल्स टू, यहाँ करते हैं हम कन्वर्ट करना था ना, तो आपने यही पढ़ा था n1 इक्वल्स n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 होगा, ठीक है। n1 हमारे पास 1 था, u1 हमारे पास न्यूटन था, n2 आपने कैलकुलेट कर लिया है 10⁵, और u2 आपकी क्या थी डाइन, आपके पास वैल्यू आ गई है कि 1 न्यूटन है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। या आप ये भी कह सकते हैं 1 डाइन पूछ लिया जाए तो 10⁻ इस तरफ आएगा, नेगेटिव बन जाएगी ना, पावर इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, तो आप ये भी कह सकते हैं 10⁻⁻5 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन। एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होंगे, या एक न्यूटन में 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कन्वर्ट करें, और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं, आपको शायद क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए एनर्जी का ले क्या, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ये एग्जांपल इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि आप फोर्स की दोनों यूनिट के बारे में 9th में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ऐसे ही एनर्जी की भी आपकी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी जूल, और सीजीएस सिस्टम में क्या होगी अर्ग, उसे हमें कन्वर्ट करना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग, अर्ग में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है जूल है वो आपकी एनर्जी या वर्क की यूनिट है किसमें एसआई सिस्टम में, और अर्ग है वो आपकी है सीजीएस सिस्टम की यूनिट। तो इन्हें हमें कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे, हमें जो पता है हमारा इंफॉर्मेशन है कि 1 जूल, जूल किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आपको पता है 1 जूल है, 1 जूल, जूल आपका वर्क डन होता है ना, वर्क डन को आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, तो क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये होगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ से आया, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट बन गया। मास को हम क्या कहेंगे किलोग्राम, एक्सेलरेशन को हम कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे हम मीटर, मीटर 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 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2T-2, किलोग्राम के लिए मास है ना m1, डिस्टेंस के लिए L पावर 2 है तो L2 हो जाएगा, टाइम के लिए सेकंड है ये T आ जाएगा पावर -2। तो हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हैं m1L2T-2 लिख सकते हैं। तो देखिए हम अब करके देखते हैं, आपकी जूल है वो क्या आ जाएगी 1 जूल इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही 1 अर्ग का भी हमें पता है सीजीएस सिस्टम में है, तो अर्ग आपको पता है मास ग्राम बन जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आपका टाइम है वो सेकंड ही रहेगा, तो आप इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हो। और हमें कन्वर्ट करना है आपके जूल को अर्ग में, तो आपको पता है ये क्वांटिटी है जो हमारी ये है N1U1, तो आपको पता चल गया N1 यहाँ क्या है 1 है, और U1 फर्स्ट यूनिट है वो क्या है आपकी जूल है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ सेकेंड यूनिट क्या है आपकी अर्ग है, अर्ग को हमने क्या कहा U2, और N2 1 नहीं है, ये तो हमने 1 तो वैसे वैल्यू लिखी है, लेकिन हमें तो कन्वर्ट करना है कि 1 जूल हैव हाउ मेनी अर्ग्स, कितने अर्ग्स होंगे 1 जूल में, तो आपको N2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब N2 कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला वही हमारा N1U1 शुड बी इक्वल टू N2U2, और आपका N2 क्या होगा फिर आपका N1U1
U1/U2, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें U1 और U2 को डायमेंशंस में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। डायमेंशंस में लिखते हैं, देखिए अब आपको पता है जूल है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। डायमेंशन में लिखेंगे किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं m1। मीटर स्क्वायर को डायमेंशन में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं l, लेकिन स्क्वायर है तो ये l की भी स्क्वायर हो जाएगी और ये पर सेकंड स्क्वायर को हम t की पावर -2। बट यहाँ आपको पता है 2 यूनिट्स ट्रीट करनी है हमें, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, तो इन mlt को भी हम सबस्क्रिप्ट से डिनोट करेंगे। इसको हम m1, l1 और t1, फर्स्ट यूनिट है उसको 1 1 लिखेंगे और सेकंड यूनिट है उसके डायमेंशंस को हम 2 2 लिखेंगे। तो अब सेकंड यूनिट आपकी अर्ग थी, अर्ग में आपका मास है क्या है ग्राम है, तो ग्राम को हम m2 लिखेंगे, पावर 1 ही है। ऐसे ही डिस्टेंस सेंटीमीटर है लेकिन डिस्टेंस की पावर 2 है, तो आपके l2 की पावर भी क्या हो जाएगी 2, और टाइम है उसकी पावर आपकी -2 है, तो t2 की पावर भी क्या हो जाएगी आपकी -2 हो जाएगी। ठीक है, हमें डायमेंशंस का पता चल गया, हमारा फॉर्मूला उसमें हम पुट करते हैं, देखते हैं n2 = n1U1/U2। अब आपको पता है n1 तो क्या है 1 है, हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में ये 1 जूल की बजाय आपको कह सकता था कि कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग, कन्वर्ट 100 जूल इनटू अर्ग। मान लीजिए आपको 10 जूल कह दिया, अगर ये 10 जूल बोल देता तो आपके n1 की वैल्यू क्या हो जाती 10, और अब हम यहाँ पुट क्या करते 10। ठीक है, अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको 1 जूल की बजाय 10 जूल को, तो देख लीजिए सेम रहेगा आपका, एक आपका ये 0 बढ़ जाएगा तो 10 पावर में इंक्रीज होगा, वो देखते हैं। चलिए U1 आपका क्या है, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो आप लिखेंगे इसे m1 की पावर 1 इंटू l1 की पावर 2 और इंटू में t1 की पावर -2। ठीक है, डिवाइडेड बाय U2। अब U2 क्या है, ये है आपका, तो आप इसे लिख सकते हैं m2 की पावर 1 l2 की पावर 2 और t2 की पावर -2। तो आपको पता ही है पावर से सेम है तो हम उन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे n2 = 10 इंटू m1/m2 की पावर 1। ठीक है, पावर दोनों की 1 1 है। अब l के लिए l1/l2 पावर सेम है तो ब्रैकेट लगा के हम यहाँ लिख देंगे 2, और ऐसे ही t1/t2 पावर सेम है, क्या लिख दिया -2 लिख दिया। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज रखेंगे, तो देखिएगा n2 = 10 इंटू m1 किलोग्राम के इक्वल है तो हम यहाँ लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, m2 ग्राम के इक्वल है तो हम यहाँ लिखेंगे ग्राम, इनकी पावर है 1। नेक्स्ट ऐसे ही L1 आप देखिए किसके इक्वल है मीटर स्क्वायर, तो L का मीटर का स्क्वायर L1 के स्क्वायर के इक्वल है, ओनली L1 है तो मीटर के इक्वल है, तो हम यहाँ लिखेंगे L1 को मीटर, L2 को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, और इनकी पावर 2 है तो हमने यहाँ लगा दिया। सेम आपका टाइम t1 है वो भी सेकंड में है, t2 है वो भी सेकंड में है, तो आप इसको सेकंड/सेकंड की पावर क्या कर सकते हैं -2। ठीक है, अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेकंड है ही आपका, तो कन्वर्ट करके लिखते हैं। देखिए n2 = 10 इंटू किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम/ग्राम। ठीक है, पावर 1 होगी, मीटर बाय सेंटीमीटर है तो मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और 100 को 10⁻² कहेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, पावर है 2 इंटू में सेकंड/सेकंड तो है ही, तो ये आपका सेकंड/सेकंड की पावर -2। अब देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और आपकी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये n2 आ जाएगा आपका 10 इंटू 10⁻³ इंटू, अब देखिएगा 10⁻² है इनसाइड और पावर बाहर है 10⁻², तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये बन जाएगा 10⁻⁴ इंटू यहाँ क्या है 1 है, 1 की पावर -2,
तो 1 की पावर 1 1 ही होगा, 1 की पावर 2 1 होगा, 1 की पावर 3 1 होगा, 1 की पावर 0 1 होगा, 1 की पावर -1 भी 1 होगा, 1 की पावर -2 भी 1 होगा। तो 1 की पावर जो भी हो वो क्या होता है 1। 1 की पावर -2 को क्या लिखेंगे हम 1/1 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही है, तो आना 1 ही है, तो हम इसे 1 ही मानेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए इसे आप 10 रेज़ टू पावर 1 कह सकते हैं, ये 10 रेज़ टू पावर 3 है, ये 10 रेज़ टू पावर 4 है। पावर्स का सम हो जाएगा और टोटल क्या बन जाएगी 10 रेज़ टू पावर 8। तो आपने कन्वर्ट किया है, नंबर निकाला है फर्स्ट का सेकेंड यूनिट के लिए। फर्स्ट यूनिट थी जूल और कितनी जूल थी 10 जूल को कन्वर्ट किया है अर्ग में, तो आप ये लिख सकते हैं 10 जूल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 8 अर्ग। अगर ओनली 1 जूल होता तो आप इस 10 को लेके नहीं चलते, यहाँ आपका 10 नहीं होता तो यहाँ 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाती 7 हो जाती। तो उस वक्त आप कह सकते थे कि 1 जूल होगा, 1 जूल होगा वो किसके इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग के इक्वल होगा। आप 1 अर्ग को 10 रेज़ टू पावर -7 जूल भी कह सकते हैं। तो बन गया ना कॉम्बिनेशन N1 U1 इक्वल टू N2 U2, तो N2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की। ठीक है, इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है, तो 2 एप्लीकेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने क्या सीखा था चेकिंग द करेक्टनेस, करेक्टनेस कैसे चेक करें कि गिवन इक्वेशन है वो हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और सेकंड में हमने क्या सीखा हाउ वी कैन कन्वर्ट 1 यूनिट इनटू अनदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ एन इक्वेशन बाय गिवन इंफॉर्मेशन। दी हुई इंफॉर्मेशन से हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं किसी भी उस इक्वेशन को, चाहे हमने उसके बारे में स्टडी किया हो या स्टडी ना किया हो। तो थर्ड आपका होगा डेरिवेशन। आप डेरिवेशन ऑफ एन इक्वेशन कह सकते हैं डेरिवेशन ऑफ एन इक्वेशन बाय गिवन इंफॉर्मेशन। या आप ये कह सकते हैं वी कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना ही क्या कहलाता है टू प्रिपेयर एन इक्वेशन, इक्वेशन बनाना कहलाता है। ठीक है, तो कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाँ, आपसे बोल दिया जाए यू हैव गिवन द क्वांटिटीज दैट फोर्स F for force depends upon mass, velocity and radius of path। आपको इंफॉर्मेशन दी गई कि फोर्स, एक्चुअली आप सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हैं, तो हम जनरली ओनली फोर्स लें तब भी हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो गिवन है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ए बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ पाथ ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, तो जो फोर्स उस पर लगेगी वो उसके मास पे, उसकी वेलोसिटी पे और रेडियस ऑफ पाथ पे डिपेंड करेगी। व्हाट विल बी द रिलेशनशिप या ड्राइव द इक्वेशन। आप इक्वेशन ड्राइव कीजिए या रिलेशनशिप क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन देखिए बेटा F इसने बताया फोर्स डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू मास, अगेन F इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड F इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसी ने हमें दी है, बट हमें नहीं पता कि F है वो डिपेंड तो कर रहा है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली होगा, मास की सिंगल पावर पे डिपेंड करेगा या डबल पावर पे, ट्रिपल पावर पे, जो भी होगा कितना डिपेंड करेगा वो नहीं पता। ऐसे ही वेलोसिटी पे कितना डिपेंड करेगा वो भी नहीं नोन है। आपके रेडियस ऑफ पाथ पे कितना डिपेंड करेगा, डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा वो भी नहीं पता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन ए पावर ऑफ मास। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए है वो 1 2 3 हो सकता है, -1 -2 -3 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है आपका। ऐसे ही इसकी पावर को हम b और इसकी पावर को हम क्या करेंगे c।
तो तीनों से हम एक इंफॉर्मेशन बनाएंगे। हम कह सकते हैं फोर्स डिपेंड्स अपॉन m रेज टू पावर a, v रेज टू पावर b एंड r रेज टू पावर c। फिर आपको पता है इफ यू वांट टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी हैव टू पुट ए कांस्टेंट, हमें एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन नहीं होगा, ये आपका क्या होगा एम ए वी रेज टू पावर बी आर रेज टू पावर सी इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारी कंप्लीट कब होगी, तब जब हमें पता चले ए बी और सी की वैल्यूज क्या है, किसी की पावर 1, किसी की 2, किसी की 3, किसी की -1 2 3 हो सकती है। तो देखिए अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें लिखना पड़ेगा m1 l1 t-2। आपको अच्छे से पता है ना डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 l1 t-2 होंगे। अब डायमेंशन ऑफ k, दिस इज द कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से। ये भी इसकी एक क्या है डिसएडवांटेज है कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। तो फिर हमारे पास है मास, तो आप यहाँ देख लीजिए आप k को k भी रख सकते हैं, मास के लिए हम रखेंगे m और इसकी पावर है a। उसके बाद आपके पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए होता है l1 t-1 और उसकी पावर है b, और r है डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा l1 और उसकी पावर है c। तो हम कैलकुलेट करके एक बार लिखते हैं, इधर हमारा चल रहा है m1 l1 t-2, यहाँ ये कांस्टेंट है, इसका हमें कुछ नहीं पता। ये देखिए m a की पावर है और कहीं m नहीं है तो m रेज़ टू पावर a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद l यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसे हम कह सकते हैं l की पावर 1 रेज़ टू पावर b है ना, बाहर b है तो हम इसे l रेज़ टू पावर b कह सकते हैं। ये t रेज़ टू पावर -b कह सकते हैं और इसे l रेज़ टू पावर c कह सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये आपका m रेज़ टू पावर a l रेज़ टू पावर b और c पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे b प्लस c, और t रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी -1, ठीक है। ये आपका आ गया m1 l1 t-2। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पता है कि डायमेंशन ऑन द बोथ हैंड साइड शुड बी इक्वल, डायमेंशन से सेम होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ m शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ m ऑन दिस हैंड साइड। ऐसे ही पावर ऑफ l दोनों साइड सेम होनी चाहिए और पावर ऑफ t दोनों साइड सेम होनी चाहिए। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर द पावर ऑफ m। सबसे पहले हम m की पावर्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग पावर्स ऑफ डायमेंशंस, और सबसे पहले हम किसकी पावर को कंपेयर कर रहे हैं, m की पावर को। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर क्या है 1 है और राइट हैंड साइड में m की पावर क्या है a। तो आपको पता चल गया कि a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। फिर हम कंपेयरिंग द पावर ऑफ l करेंगे। अब l में लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर क्या है 1 है और आपके राइट हैंड साइड में l की पावर है b प्लस c। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हम ये कह सकते हैं कि 1 है वो b प्लस c है, या b होगा वो 1 माइनस c होगा, या c होगा वो 1 माइनस b होगा। तो इसको हम फर्दर यूज करेंगे। अभी हम t को और कंपेयर करते हैं। अगर हम t को कंपेयर कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी पावर है -2 और आपके राइट हैंड साइड में पावर कितनी है t की -b। अब -2 इक्वल टू -b है, माइनस से हम माइनस को कैंसिल करेंगे और आपके b की वैल्यू आ जाएगी 2 इक्वल्स टू b आ गया ना। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2। अब अगर b की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पुट करेंगे और c को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है 1 इक्वल्स टू 2 प्लस c हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 इक्वल टू c, तो c आपका आ जाएगा -1। तो आपको तीनों कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2। तो आप a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू क्या कह सकते हैं
-1 कह सकते हैं, ये वैल्यूज है। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन बन गई थी उसमें हम ये वैल्यूज और पुट करेंगे और फाइनली हमारी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ करते हैं बेटा, f इक्वल्स टू k एज इट इज, m रेज टू पावर a है, a की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी, v रेज टू पावर b है, b की पावर 2 है तो 2 आ जाएगी, r रेज टू पावर -1 आ जाएगी c की जगह। और इसको क्या लिख सकते हैं, k m v स्क्वायर, और अगर नेगेटिव पावर है तो हम इसे नीचे ले जा सकते हैं ना, बाय r। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया। f इक्वल टू k है कोई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 होगी तो लिखने की जरूरत। एक एग्जांपल और ट्राई करके देखते हैं बेटा हम। द गिवन इंफॉर्मेशन इज दैट टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पर डिपेंड्स कर रहा है वो, मास, length of the string, mass of the pendulum bob, length of the string and acceleration due to gravity। तो देखिए हम इक्वेशन बनाएंगे, t depends upon, t is proportional to mass, हमें नहीं पता कितना तो हम m raised to power a लिखेंगे। अगेन t depends upon length of the string, पावर हम b लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कितना डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही t will depends upon acceleration due to gravity raised to power c। तीनों को कंबाइन करके हमारी इक्वेशन बनेगी t is proportional to m raised to power a, l raised to power b and g raised to power c। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कोई कांस्टेंट k आ जाएगा और ये आ जाएगा k m a l b and g raised to power c। अब हम डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखेंगे सभी के लिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए m0 l 0 t 1 होगा, k कांस्टेंट है हमें नहीं पता इसके बारे में। फिर आपका क्या है, मास, मास m 1 होगा और पावर क्या है a। ऐसे ही लेंथ, लेंथ के लिए l1, पावर है b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन तो आपका क्या होता है l1 t-2 और पावर है c। इसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए ये इधर चलेगा m0 l0 t1 और आपका k एज इट इज m की पावर 1 रेज टू पावर a, तो m a हो जाएगा, l की पावर b रेज टू पावर 1 और b है तो ये बन जाएगा l रेज टू पावर b। यहाँ l की पावर 1 और यहाँ c है तो ये l रेज टू पावर c और ये t की पावर -2 c बन जाएगा। तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, k इक्वल्स टू m a l की पावर b प्लस c और t की पावर आ जाएगी -2c। और यहाँ आपका m0 l0 t1 चल रहा है। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, डायमेंशंस को, डायमेंशनल वैल्यू ऑफ डायमेंशनल पावर्स ऑफ। हमें पावर, डायमेंशन क्या होते हैं एक्चुअली, पावर से होती है ना, तो उन पावर्स को कंपेयर करना है। और फर्स्ट हम कंपेयर करेंगे m को। अगर हम m को कंपेयर करेंगे तो पहले हम लिखेंगे द पावर ऑफ m ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द पावर ऑफ m ऑन राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर की m की पावर क्या है 0 है और पावर ऑफ m राइट हैंड साइड में क्या है a, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही l की पावर्स को कंपेयर करेंगे, l की पावर यहाँ कितनी है 0, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में l की पावर है b प्लस c। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे b प्लस c है तो आप कह सकते हैं कि b और c का सम 0 है या b माइनस c के इक्वल है। अगर आप इधर लाएंगे तो c नेगेटिव होगा, या आप कह सकते हैं c है वो माइनस b के इक्वल है। अब हम थर्ड t की पावर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ t है लेफ्ट हैंड साइड में, आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर कितनी है 1 है और राइट हैंड साइड में t की पावर -2c है, तो 1 = -2c। यहाँ से c को कैलकुलेट करेंगे तो -2 नीचे आ जाएगा तो -1/2 बनेगा, तो c की पावर है -12। अब b को अगर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम करेंगे 0 = b प्लस में c की वैल्यू है -1/2 और -1/2 इधर आएगा तो +1/2 बन जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमारे पास तीनों कांस्टेंट जो आपकी a b c तीनों पावर्स थी जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यूज आ गई हैं। a है 0, b है 1/2 और c है -1/2। तो
तो अभी अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज को पुट करना है, तो हमारा नया फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। आपका फॉर्मूला तो क्या था, t इक्वल्स टू k m रेज टू पावर a की वैल्यू है 0, b l की पावर b और b की वैल्यू है 1/2 और आपके g की पावर c है और वो है आपकी -1/2। तो अब हमें इन्हें कैलकुलेट करना है, m की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा, तो आप इसे ओनली t इक्वल्स टू k, m को लिखने की जरूरत नहीं है, l की पावर 1/2 को हम रूट l कह सकते हैं, g की पावर -1/2 है, डाउनवर्ड जाएगी तो +1/2 बनेगी, तो इसे आप रूट g कह सकते हैं, रूट g, या कंबाइन करके k अंडर द रूट l/g कह सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यहाँ k की वैल्यू 2 पाई होती है, आपने पढ़ा भी होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट l/g, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। बट डायमेंशनल एनालिसिस में हम k की वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, दिस इज द लिमिटेशन। आपके डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, उनमें यही है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, साइन कोस टेंजेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है जो कि डायमेंशन लेस है, अगर वो इन्वॉल्व है किसी आपकी इक्वेशन में तो वो उसे ड्राइव नहीं कर पाएंगे, या फैक्टर्स में कोई इक्वेशन है जैसे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² है, उसे आप ड्राइव नहीं कर सकते इस मेथड से। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। तो आई थिंक आपको ड्राइव करना अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।